वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम क्लास 12 में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, तो पिछला नॉलेज आपके काम आने वाला है आज। तो पहला टॉपिक आज है मनी एंड बार्टर सिस्टम। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनी। व्हाट इज मनी? Money is something which facilitates the transaction of goods and services. तो इसको आप इसके डेफिनेशन के तौर पर ले सकते हैं। मनी, व्हाट इज़ मनी अगर पूछा जाए तो ये दे सकते हैं। मनी क्या है? जो ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को सुविधा को करा सकती है। मनी इज समथिंग विच फैसिलिटेट्स द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट थिंग है बार्टर सिस्टम। जो आपने 10 में पढ़ा है याद करिए। इसमें ये बताया जाता है कि एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे अनाज को लेना है तो अपने कुछ जंतु जानवर है उसको एक्सचेंज करके वो ले लेते थे, या अपना और कोई गुड्स इस तरह से एक्सचेंज सिस्टम ये होता था बार्टर सिस्टम। तो वही बतानी है। Barter system of exchange is the system in which commodities are exchanged for commodities। यही था ना, एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी का लेन देन ये होता था। पहले करेंसी होता नहीं था, तो इसी तरह से चीज़ों की लेन देन होती थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ बार्टर सिस्टम, कैसे ये वर्क करता है। Existence of double coincidence of want, which means simultaneous fulfillment of mutual wants of buyers and sellers। डबल coincidence of want किसको कहा जाता है? इसमें एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स पाना होता है, तो दोनों की एक दूसरे की गुड्स की ज़रूरत होना चाहिए था। कोई एक गुड्स दूसरे को देना चाहता है, अगर उस गुड्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसके बदले में क्यों अपना सामान लेगा? उसको क्या ज़रूरत पड़ा? तो ये कंपलसरी था कि सामने वालों को भी आपके गुड्स की ज़रूरत होना चाहिए, तभी वो एक्सचेंज के लिए तैयार होगा। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये टोटली इस पर डिपेंडेंट होता था कि सामने वाला तभी आपका गुड्स लेगा, तो उसको भी आपके गुड्स की ज़रूरत होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया। फिर है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। क्या लिमिटेशन था बार्टर एक्सचेंज प्रोसेस का? एक तो इट रिक्वायर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, विच इज़ ए रेयर अपरेंस। तो पहला बात तो यही हो गया कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए था, ये उतना आसान नहीं था। इतना आसान नहीं था कि आपके गुड्स का कोई लेने वाला जो गुड्स आपको चाहिए वो आपके गुड्स पे भी इंटरेस्टेड हो, ये संजोग होना बहुत मुश्किल था। तो ढूंढना पड़ता था कि कोई हमारे गुड्स को ले, तभी तो आप, और उसके पास आप जो गुड्स चाहते हैं वो भी होना चाहिए। कोई ऐसा है कि आपके गुड्स तो लेना चाहता है, लेकिन आपको जो गुड्स चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो फिर उस हालत में तो नहीं हो सकता एक्सचेंज। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ता था। फिर है इट लैक्स ए कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। तो कोई अभी पैसे में जैसे करेंसी हमारे पास है तो कोई भी चीज़ आप खरीद ले, तो उसमें ऐसा संभव नहीं था कि कोई कॉमन यूनिट नहीं था जिससे आप एक्सचेंज कर सकें। ये एक प्रॉब्लम है। फिर इट लैक्स द सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और डेफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें आप पेमेंट्स को रोक के बाद में कर सकें। ये प्रॉपरली फ्यूचर डेट के पेमेंट्स का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। It lacks the system of storage of value। अब
इसमें ऐसा भी संभव नहीं था कि वैल्यू को रोक के एक जैसा रखा जाए। जैसे पैसे में आपके पास जो करेंसी है 100 रुपीज़ है मान लीजिए, तो कुछ दिन बाद भी वो 100 रुपीज़ ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था कि आप जो गुड्स है वो कुछ दिन बाद हो सकता है ख़राब हो जाए। ये प्रॉब्लम होता था। जिस गुड्स पे आप सोचेंगे कि इसको स्टोर करके रखेंगे, बहुत सारे ऐसे पेरिसेबल गुड्स हो सकता है जो ख़राब हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम होता था गुड्स से। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी कैनॉट डिवाइड लाइफ स्टॉक फॉर लेसर अमाउंट। तो मान लीजिए एक बकरी के बदले में आप 50 किलो चावल आपको मिलता है, तो आपको अगर चाहिए 25 किलो चावल तो आप बकरी को आधा नहीं कर सकते ना, ये एक प्रॉब्लम होता था। तो आपको भले ही आपको 25 किलो चाहिए तो आपको तो 100 किलो लेना पड़ेगा उस बकरी को। ये नहीं कि आप दो चीज़ ले लें कि आधा बकरी से एक चीज़ ले लें, बाकी आधे से दूसरा से जाकर खरीद सकते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। आप जिसको भी देंगे तो पूरा पूरा बकरी ही देना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता था कि आप यूनिट्स को डिवाइड नहीं कर सकते। आज के क्लास में फिर इतना ही। आगे और चीज़ें हम सीखेंगे हम लोग आगे क्लास में। थैंक यू।